नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो ये वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसे SIR कहा जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके दौरान चुनाव आयोग के सूत्रों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि बिहार में लाखों की संख्या में विदेशी विदेशी नागरिक भारत में रह रहे हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में भी शामिल है। कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग और यहाँ तक कि नेपाली नागरिक भी भारत की मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। साथ साथ उन लोगों के पास आधार कार्ड भी है, उन लोगों ने राशन कार्ड तक बनवा लिया है। कई सूत्र ऐसे भी बताते हैं कि इन लोगों को आधार बनवाने में, राशन कार्ड बनवाने में या मनरेगा का कार्ड बनवाने में जो स्थानीय स्तर पर राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का संरक्षण भी मिलता है, उन लोगों की मदद भी मिलती है। एक आंकड़े के अनुसार बिहार के जो 4 जिले, जिन्हें हम सीमांचल कहते हैं, क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी से घुसपैठ की समाचार लगातार आती है, तो इन 4 जिलों का जो आंकड़ा है उसके आधार पर किशनगंज में जो आधार कार्ड की संख्या है आबादी की तुलना में 126% है। मतलब अगर आबादी वहां की 1 लाख है, इसका मतलब लगभग 1,26,000 वहां आधार कार्ड बने हुए हैं। मतलब 26,000 फर्जी आधार कार्ड है। वैसे ही कटिहार की बात करें तो कटिहार में 123%, अररिया में भी 123% और पूर्णिया में भी 121% आधार कार्ड बने हुए हैं। मतलब आबादी की तुलना में 100 से ज्यादा जितना देख रहे हैं, उतने अधिक प्रतिशत लोगों का आधार कार्ड बन गया है। मतलब या तो ये आधार कार्ड फेक है, या फिर ये आधार कार्ड वैसे भी हो सकते हैं जैसे अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उस आधार कार्ड को कैंसिल नहीं कराया जाता, ये भी संभव होता है। खैर, आज हम बात इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि चूंकि बिहार के लिए यह चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में क्या बिहार में बांग्लादेश का घुसपैठ, बांग्लादेशियों, म्यांमार, रोहिंग्या, आपने नाम सुना है, रोहिंग्या जो मुस्लिम है, जो म्यांमार से वहां जिस प्रकार की इंसर्जेंसी हुई, उसके बाद जो भाग कर आए हुए रोहिंग्या है वो, या फिर नेपाली नागरिक जिनका नाम ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में। आज तो चुनाव आयोग ने भी इस बात की पुष्टि की कि कई जगहों पर ऐसे कई लोगों के नाम पकड़े गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में है, उनके नाम का राशन कार्ड बना हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि इसके 2 पक्ष हैं। हमारे साथ आज इस बात पर समझने के लिए एक एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है निशित राणा जी, जो कि राजनीति के विश्लेषक है। निशित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। और तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो बांग्लादेश से या म्यांमार से ये जो घुसपैठ होता है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या उसके लिए जिम्मेवार बिहार में जो 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है और 11 वर्षों से देश के अंदर, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? ऐसा सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, निशित जी, आपसे भी जानेंगे और दर्शकों के लिए भी, क्योंकि बिहार में जो विपक्ष है वो ये कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर, बिहार की सरकार पर, कि ये जो SIR कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए, और दूसरा सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए ये साजिश है। ऐसा विपक्ष कहता है, और केंद्र में भी और राज्य में भी, और ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कहेंगे निशित जी आप? जी प्रदीप जी, आपका सवाल जायज है। वर्तमान में बिहार में
20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है और केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार है। तो अगर ये सवाल आप करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए क्या वर्तमान में चल रही सरकार जिम्मेवार है, तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल सा दिखाई पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। ये समस्या बहुत पुरानी है। जिस समय चलिए निशित जी, मैं आपको आपका सवाल बदल देता हूं। मैं सवाल बदल देता हूं इसलिए कि चूंकि आप बेनिफिट ऑफ डाउट जो है सरकार को देना चाहते हैं। मैं सवाल, चूंकि देखिए निशित जी, हमारा इस पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि जनहित में, चूंकि मीडिया का काम क्या है कि जन जागरण करना, जनता को फैक्ट की जानकारी जनता तक पहुंचाना। इसीलिए मेरा सवाल दूसरा में घुमा रहा हूं कि 11 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में, अगर मान लीजिए आप ये कहेंगे कि ये घुसपैठ उससे पहले से चला आ रहा है, मान लिया, तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों को निकालने की जिम्मेवारी किसकी थी? एक दूसरा कि क्या ये निकालने का जो शिगुफा है या जो भी कह लीजिए आप, जो एक ड्रामाबाजी है, उसका क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि वोट का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा पहुंचाया जा सके, विपक्ष को नुकसान हो? देखिए प्रदीप जी, व्यापक संदर्भ में सोचना पड़ेगा। केवल ये कहना कि विदेशी घुसपैठिया है, मान लीजिए भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो एक बड़ी समस्या के रूप में है, तो उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेवार है, तो ये तर्क संगत नहीं होगा। ये समस्या बहुत पुरानी है। अब आप कहेंगे कि इसको बाहर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, तो ये छोटी समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बाहरी देशों के साथ जो हमारा वैदेशिक नीति है, बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एक करके जो जड़ से बैठी हुई समस्याएं थी उनको हल करने का लगातार प्रयास किया है। और पिछले दिनों आप देखे होंगे कि एनआरसी और सीए को लेकर के पूरे देश भर में कितना विरोध झेलना पड़ा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो कि अपने किए वादे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस देश में एनआरसी और रहेगा। तो ये कहना कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, निशित जी, अगर कदम सरकार उठा रही होती तो परिणाम दिखता। अब तक केवल राजनीति के अलावे, केवल मतलब ये जैसे आप कहते हैं ना कि CAA पर या NRC पर या फिर अभी जो SIR है उस पर, या बांग्लादेशी घुसपैठ पर, या म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए हैं उनके ऊपर, राजनीति के अलावे भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा कंक्रीट समाधान करने का प्रयास किया है, समाधान किया है? आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं क्या? नहीं प्रदीप जी, इतनी सरल समस्या नहीं है और इस पर ठोस कदम उठाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। एनआरसी या सीए लाने का उद्देश्य क्या है? विदेशी नागरिक को पहचानना और उसको यहाँ की जो नागरिकता मिली हुई है उससे उसको बाहर करना, वंचित करना, यही तो उद्देश्य है हमारा। तो सरकार ठोस कदम उठाने का प्रयास तो कर रही है। निशित जी, मेरा सवाल स्पष्ट है। हमें पता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ या रोहिंग्याओं का भी घुसपैठ कहां से होता है। वो जो चिकन नेक की बात करते हैं हम कि बंगाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर जो बांग्लादेश का है, बिहार का तो बहुत छोटा सा हिस्सा जो चिकन नेक है वही बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो लंबा जो बॉर्डर है, सीमा है, वो तो है पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा का, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है ममता बनर्जी की सरकार पर कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देती है।
तो सवाल ये उठता है कि संविधान में धारा 356 किस दिन के लिए बनाया गया था, जब केंद्र सरकार के पास ये सबूत है, ये बातें सिद्ध है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके वहां के राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करती? नंबर 1। नंबर 2, ये बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेवारी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को है, बीएसएफ को है। तो हम ये बंगाल पुलिस पर क्यों आरोप लगाएं कि बंगाल पुलिस संरक्षण देती है और बंगाल पुलिस इसके लिए घुसपैठ के लिए जिम्मेवार है? क्यों नहीं बीएसएफ जिम्मेवार है? और अगर बीएसएफ जिम्मेवार है अगर, तो फिर जो भारत के गृह मंत्री है उनको क्यों नहीं इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए? देखिए प्रदीप जी, ये बड़ा गंभीर मामला है। आपका आक्रोश स्वाभाविक है, सही है, लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति आज से चल रही है क्या? देश की आजादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण की नीति के कारण ही, मुस्लिम को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के कारण ही ये समस्या इतनी जटिल होती चली गई है। आप कहते हैं ममता बनर्जी की सरकार को 356 धारा के तहत क्यों नहीं हम बर्खास्त कर देते? आज अगर हम ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देंगे, कल यही विपक्षी नेता हल्ला करेंगे और सड़कों पर करने दीजिए ना, इसके खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। जी बोला जाए। करने दीजिए, चूंकि करने दीजिए ना, राष्ट्रहित से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी को जो करना है करे, चूंकि केंद्र संविधान ने केंद्र सरकार को ऐसी शक्तियां दी है कि जब कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो, इसीलिए तो धारा 356 धारा 355 बनाया गया है कि जिससे कि राज्यों को केंद्र नियंत्रित कर सके। क्योंकि अंतर क्या है, जो भारत में जो संविधान है ऋषि जी, अमेरिका के संविधान से अलग है। अमेरिका राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में राज्यों का गठन सत्ता की, शासन की सुविधा के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये देश भारतवर्ष है, एक यूनिट है, हमारी नागरिकता एक है। अमेरिका में 50 नागरिकता है, वहां कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत में एक नागरिकता है, हमारे पास दूसरा कार्ड नहीं होता, बिहार का अलग और इंडिया का अलग। हमारे पास एक ही पहचान पत्र होता है। नहीं प्रदीप जी, आपको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का अपना अधिकार है। राज्य के हित की हम अवहेलना नहीं कर सकते। नहीं, मैं आग्रह करूंगा निशित जी कि आप देख लीजिए भारत का संविधान। ठीक है, भारत राज्यों का संघ नहीं है। इस पर लंबी बहस हुई थी संविधान सभा में। भारत संघ है और शासन की सुविधा के लिए राज्यों का गठन किया गया था। आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ था उस समय में आज की तुलना में आधे राज्य भी नहीं थे, 11 या 13 राज्य हुआ करता था। ठीक है, फिर राज्य बढ़ते गए, कई भाषा के आधार पर हुआ, कई बार प्रशासनिक सुविधा के लिए हुआ। बिहार और झारखंड का बंटवारा अलग कारणों से हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बंटवारा अलग कारणों से हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बांटा गया, अलग किया गया, उसका कारण अलग था। एक ही भाषा बोलने वाला राज्य तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ, तो इसीलिए भारत एक अलग विषय। मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूँ स्पष्ट सीधा। देखिए, बिहार में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, ये बड़ा विस्तृत विषय है। इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठी है, वहां बांग्लादेशी घुसपैठी वहां के वोटर बने हुए हैं, वहां की सरकार को प्रभावित करते हैं, वहां के चुनाव को प्रभावित करते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आप धारा 356 का प्रयोग यूं ही नहीं कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र सबसे हमारी पूंजी है, लोकतंत्र की हत्या हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे कि लोकतंत्र पर कोई धब्बा लगे। निशित जी, लोकतंत्र बढ़ा या देश की सुरक्षा बढ़ी? नहीं, देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। दैट्स ऑल, सुन लीजिए।
नहीं नहीं प्रदीप जी, मैं इस बात हाँ, से सहमत नहीं हूँ। पूरा देश कर की लीजिए, सुरक्षा बड़ी बात आप है, पूरा कर लीजिए। राष्ट्रहित बड़ी बात है, और नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रहित के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती है। उन्होंने संवैधानिक दायरे में रह करके और भारत की सारी जटिल समस्याओं, विदेशी शरणार्थी की समस्या, इसको भी सुलझाने का हर संभव प्रयास लगातार किया जा रहा है। आज बिहार में चुनाव है, बिहार से पहले मान लीजिए मतदाता पुनरीक्षण, गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है। अब आप टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे, पहले क्यों नहीं किए? पहले भी करते तो भी आप यही करते, यही सवाल उठाते। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग पहले ईवीएम चोरी की बात करते थे, आज मत चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अपने देश में जो सीमावर्ती इलाका है, वहां एक बड़ा रैकेट चल रहा है। विदेश से लोग देश की सीमा में प्रवेश करते हैं, फिर वहां धीरे धीरे वो उनका राशन कार्ड बन जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, और वो यहाँ के चुनाव प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सीमावर्ती राज्यों में जो भी जिले हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 15-20 हजार ऐसे वोटर हैं जो वहां के चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब इस समस्या को समाधान करने का ही तो ये प्रयास है। मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, एक्चुअली जो विदेशी नागरिक है, जो इस देश के नागरिक नहीं है, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, इसीलिए तो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। अब आप हल्ला कर रहे हैं कि गरीब को वोट देने से रोका जाएगा, दलित को वोट देने से रोका जाएगा, ये तर्क संगत नहीं है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये चुनावी राजनीति का एक अंग है। ये विपक्ष के लोग इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको जस्टिफाई नहीं करता। मेरा सवाल केवल, आपकी आवाज सुन जा रही है निशित जी ना? जी हाँ, आ रही है, बोला जाए। हाँ, मेरा सवाल केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी भी बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ, इसका इस्तेमाल केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए करती है। ये मेरा आरोप है। मैं उदाहरण देकर आपको बताऊं, बिहार में जब जब बीजेपी विपक्ष में होती है, तब तब बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल उठाती है। लेकिन जब बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार में आ जाती है, तो बांग्लादेशी घुसपैठ भूल जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी है। आपको शायद पता होगा कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति एक बनी थी 90 के दशक में, और उस बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं। आंदोलनकारी जो थे, जो पदाधिकारी थे, आप बताइए, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तब तो बांग्लादेशी घुसपैठ एक मुद्दा था। इसलिए मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण कराकर चुनाव जीतना था। मेरा सीधा आरोप है। लेकिन जब से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार में आई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बने, रेणु देवी डिप्टी सीएम बनी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, तो बिहार में इन लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं दिखता। नीतीश कुमार की सरकार पर क्यों नहीं ये इनका आरोप होता है, और सरकार में जब है तो क्यों नहीं घुसपैठ को रोकने का प्रयास करते हैं? और ये तो चुनाव आयोग अभी एसआईआर चला रही है। ये घुसपैठियों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड पहुंचना, इसको रोकने की जिम्मेवारी क्या राज्य सरकार की नहीं है? और अगर है राज्य सरकार की जिम्मेवारी, अगर नीतीश कुमार ने गलत किया, नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, नीतीश कुमार की पुलिस इस काम को नहीं करती, तो बीजेपी क्यों राष्ट्रहित अगर बताती है कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा है, बांग्लादेशी घुसपैठी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो बिहार में बीजेपी क्यों नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करती है? मेरा ये सीधा सवाल है। देखिए प्रदीप जी, मैं भाजपा का जो है ये नहीं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं भाजपा के फोरम से नहीं बोल रहा हूं। मैं एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के रूप में
विश्लेषक के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। आपकी जो सवाल है, आपने जो बातें उठाई हैं, निश्चित रूप से कुछ हद तक वो सही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नीतीश जी के साथ चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठी को रोकने के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो जितना उठाना चाहिए था, जितना उसके लिए कारगर उपाय करना चाहिए था, निश्चित रूप से नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे आप मंशा समझिए क्या है। यहां गठबंधन की सरकार चल रही है, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि वो अपना मनमानी कर सके, वो जो चाहे वो कर ले, वो जो है तुरंत भर में जो है अपना जो पोर्टफोलियो है उसको, अपना जो मैनिफेस्टो है उसको लागू कर दे। तो बहुत सारी बातें होती है गठबंधन धर्म में, एक दूसरे के जो है बातों को समझते हुए काम करना होता है। नहीं यहाँ नहीं बिहार में निषेध जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार तो नहीं है, गठबंधन सरकार है। अब इसमें नीतीश जी कितना ठोस कारगर कदम उठाते हैं उस पर डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से जो है वो तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ है और बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ है। नहीं, मेरा सीधा सवाल है निषेध जी कि बीजेपी के लिए बिहार में सत्ता बढ़ा या राष्ट्रहित बढ़ा? अगर बीजेपी ये मानती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के लिए खतरा है, रोहिंग्या घुसपैठिए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो बिहार में बीजेपी के लिए राष्ट्रहित ज्यादा महत्वपूर्ण है या नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री पद? कौन सा चीज पर? अरे कहा जाता है कि देश के सुरक्षा के लिए कुर्सी को लात मारते हैं लोग, तो बिहार में बीजेपी क्यों नहीं कुर्सी को लात मारती है? क्यों नहीं नीतीश कुमार की सरकार नीतीश कुमार को मजबूर करती है कि या तो बांग्लादेशी घुसपैठिए पर आप कार्रवाई कीजिए, अदरवाइज हम समर्थन वापस लेते हैं, आप बनाइए तेजस्वी यादव के साथ सरकार, और तब हम उसी प्रकार से आंदोलन चलाएंगे जैसे लालू यादव के सरकार के खिलाफ बीजेपी बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन किया करती थी। तो अगर नहीं करती है बीजेपी, इसका मतलब तो बिहार में बीजेपी के लिए सत्ता सबसे पहले है, सत्ता ही सब कुछ है। ये केवल ये ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए ही ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जाता है केवल चुनाव जीतने के लिए। मेरा तो यह स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं तो ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए प्रदीप जी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये आपको नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो चुनाव आयोग कर रही है वो तो किसी भी मायने में गलत नहीं कर रही है। गहन ये जो परीक्षण का कार्य चल रहा है, ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है, समय समय पर होता रहा है। नहीं, आपकी बात से सहमत हूं, ये मतदाता पुनरीक्षण होना चाहिए, सही है। लेकिन मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि या तो ये 6 महीना पहले हो गया रहता या 6 महीने बाद करा लेते आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था को आवश्यक है कि वो अपनी विश्वसनीयता बना कर रखे, ऐसा कोई भी शक नहीं होना चाहिए किसी भी आम नागरिक के मन में कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। एक दूसरा, देश में इतिहास रहा है निश्चित जी, मैं बताऊं आपको, देश का विपक्ष भी धुला हुआ नहीं है। इसलिए मैं बताऊं कि देश के 3 चुनाव आयुक्त का नाम मैं बता रहा हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो तीनों के तीनों कुर्सी से उतरने के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, और एक MS गिल तो केंद्र में मंत्री भी बन जाते हैं। तीन मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद मत बता रहा हूं। नवीन चावला सोनिया गांधी के सबसे नजदीक, NSC के मेंबर, कांग्रेस में शामिल होते हैं। उसके बाद JM लिंगदो भी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। उससे पहले MS गिल, मोहिंदर पाल सिंह गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये राज्यसभा में मेंबर बनते हैं, फिर कांग्रेस सरकार में फिर मंत्री बन जाते हैं। ये तो देश का इतिहास रहा है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस पार्टी
मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रही थी, लेकिन मुसलमानों का तो कुछ भला किया नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, मुसलमानों को तो भिखमंगा बना के छोड़ दिया। मुसलमानों के अंदर शिक्षा का स्तर अंग्रेजों के समय में ज्यादा बेहतर था कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में। वही हाल तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर रही है। हिंदू तुष्टीकरण, मुसलमानों का मुद्दा, मुसलमान में देखिए निषेध जी सीधा है, मुसलमानों में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में अंतर करना होगा ना सरकार को। भारत के मुसलमान में और रोहिंग्या घुसपैठियों में अंतर तो करना होगा ना। लेकिन चुनावी जीत के लिए, चुनावी समीकरण के लिए जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो भारतीय जनता पार्टी का बयान अलग होता है, सत्ता में होती है तो अलग होता है। 4.5 साल जब ये लोग शासन करते हैं तो बयान अलग होता है, और जब चुनाव आने वाला होता है तो फिर जाति धार्मिक ध्रुवीकरण कराकर जो है चुनाव जीतने का प्रयास होता है। मेरा ये आरोप है। इसीलिए मैं आपसे भाजपा का प्रवक्ता के रूप में सवाल नहीं कर रहा, मेरा केवल मकसद ये समझने का है कि देश के अंदर आपका आक्रोश प्रदीप जी स्वाभाविक है, लेकिन ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन जहां तक सवाल है कि अभी जो कार्य चल रहा है, इस कार्य का प्रशंसा होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। टाइमिंग का जहां तक सवाल है, अगर 6 महीना पहले भी चुनाव आयोग ये काम शुरू करती तो भी विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप करते ही। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है ईवीएम चोरी हो जाता है, जब भाजपा की सरकार बनती है तो ईवीएम चोरी हो जाता है, जब किसी राज्य में कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार बनती है तो वहां ईवीएम चोरी नहीं होती है। आज वही बात तो हो रहा है। अगर मान लीजिए आपसे कागज खोजा जा रहा है, आपका अस्थायी निवास पत्र, जन्म प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आप अगर देश के नागरिक हैं तो आपके पास ये आधार तो होना ही चाहिए। जब आपको सुविधाएं लेनी होती है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता है, तब तो आप जो है सब कागज उपलब्ध करा देते, और जब कानून मानने की बात होती है तो कहते हैं हमारे पास कागज नहीं है। अब ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उसकी प्रणाली है, वो 1 महीना में कार्य कराए या 2 महीना में कराए, वो कितना सक्षम है इस कार्य को कराने के लिए। चुनाव ये तो शुरुआत है। चुनाव आयोग ने तो कहा है कि मैं पूरे देश भर में कराऊंगा, हर राज्य में कराऊंगा। तो ये एक तरह से इस सवाल का भी जवाब है कि बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भाजपा विदेशी घुसपैठ को बाहर करने का प्रयास कदम क्यों नहीं उठाती? तो मैंने आपको कहा यहाँ गठबंधन सरकार है, गठबंधन का अपना एक अलग धर्म होता है, वहां पर अपना मैनिफेस्टो लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के जो ठोस उपाय करने जा रही है, आप सीमावर्ती क्षेत्र में चले जाइए, जो विदेशी नागरिक हैं वो यहाँ घुस जाते हैं, उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना लेते हैं, और कितना बड़ा नेक्सस है आप समझिए। वो लोग यहाँ आ करके जो है हथियार की तस्करी करते हैं, ड्रग्स की तस्करी करते हैं, यहाँ की खुफिया जानकारी को बाहर भेजते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस कार्य के द्वारा जब देश के नागरिक की पहचान हो जाएगी, जो यहाँ के नागरिक हैं वो केवल मत देने का अधिकार रहेगा, विदेशी नागरिक को मतदान से बाहर कर दिया जाएगा, तो ये एक तरह से बहुत सही कार्य होगा और इसका समर्थन मिलना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत है। निशित जी, मैं 2-3 स्पष्टीकरण दे दूं। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा विपक्ष आलोचना करता है, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, तो याद होगा लालकृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पे सवाल उठाया था। खैर, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं केवल। दूसरा हम अपने चैनल के मंच पर कभी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं के अनुसार कोई डिबेट कराने का प्रयास नहीं करते। हमारा प्रयास क्या होता है कि हम किसी भी पक्ष में ना तो सत्ता पक्ष का फेवर में हो ना विपक्ष, निष्पक्ष विश्लेषण जनता को समझ में आए, जिससे कि आम मतदाता, आम जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो सके। हाँ, हम पर भी आरोप लगता है, जब दर्शकों की अपेक्षा होती है, जब मैं तो कई
कमेंट में देखता हूँ कि भाई कोई कभी एक वीडियो में बोलेगा दर्शक कि आप तो गोदी मीडिया है, दूसरे वीडियो में बोलेगा कि भाई आप तो राहुल गांधी के भक्त हैं। तो समझ में नहीं आता, दर्शक भी बटे हुए हैं दो भागों में, दोनों तरफ गोदी है। तो इसीलिए एक राहुल गांधी का गोद, दूसरा नरेंद्र मोदी का गोद। हमारा प्रयास है कि हम दोनों में से किसी के गोद में ना हो और आम जनता के गोद में हो, क्योंकि मीडिया का दायित्व क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर नियंत्रण करना ही मीडिया का काम है। हम चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ मतलब इन तीनों की बखिया उधेरते रहेंगे, चाहे वो बखिया उधेरने में बीजेपी आए सामने, चाहे कांग्रेस आए, चाहे राजद आए। हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक कार्यकर्ता नेता को उसकी नीति और उसके नियत के आधार पर, हाँ, जब कोई राजनीतिक नेता अच्छा काम करेंगे तो दावे से मैं बता रहा हूँ उनकी प्रशंसा भी करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सार्वजनिक प्रशंसा करेंगे हम। वो तो हमारा पक्ष हो गया। हमारा केवल इतना मानना है कि मीडिया का काम है निष्पक्ष विश्लेषण करना किसी भी समाचार का। और ये बात स्पष्ट है कि अभी जो ये एसआईआर कराने का है, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता को भी शक है। शक इसलिए है कि चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे कदम इस टाइमिंग के मामले में इस प्रकार से उठाए हैं जिससे कि आम जनता को के मन में कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इसीलिए जो भी संवैधानिक संस्थाएं होती है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ऐसे संस्थाओं की सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को शक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल पर जनता शक करती है, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम ही है सत्ता को प्राप्त करना। लेकिन चुनाव आयोग को माना जाता है कि चुनाव आयोग को सत्ता की प्रतिस्पर्धा से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मत है कि कम से कम हर चुनाव आयुक्त के लिए यह नियम बनना चाहिए कि रिटायरमेंट के 10 वर्षों तक के बाद तक कोई भी राजनीतिक पद पर नहीं जाएंगे। ऐसे ही लोगों को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की व्यवस्था होना चाहिए। देश के अंदर आज भी, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, चाहे इससे पहले के कोई भी चुनाव आयुक्त रहे हो, सबके ऊपर शक होता है। इसलिए होता है कि इससे पहले के 3 मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक दल ज्वाइन किया, उन लोगों ने राज्यसभा के मेंबर बने, सरकार में मंत्री बने। इसीलिए इस प्रकार की परंपराएं विकसित हो गई। इससे देश को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्र बड़ा है, देश बड़ा है। कोई ममता बनर्जी बड़ी नहीं है, नीतीश कुमार बड़े नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के रास्ते में आने वाला, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उनको बर्खास्त होना चाहिए। कहीं लोकतंत्र इसके रास्ते में कहीं बाधक नहीं है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने केंद्र सरकार को इतनी शक्तियां दी हुई है कि ममता बनर्जी क्या, कोई भी बनर्जी हो, अगर केंद्र सरकार ईमानदारी से चाहे तो ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं करेंगी तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा देश के अंदर पहले भी हो चुका है। पहले हुआ था लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, आज लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ऐसा अगर करने की आवश्यकता हो तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। निशित जी, आपका भी इस रोचक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।